अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 34 स्टार्ट हो गया हमारा। जी क्या हाल हवाल है IS 36 का? ये क्वेश्चन हो गया था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और किससे नहीं हुआ? नहीं हुआ मतलब अटेम्प्ट किया था, प्रॉब्लम आए। अच्छा जी, मैंने कहा था क्लास से पहले नहीं याद कराना, अभी नहीं बताऊंगा। ये गलत तरीका है। आपको कहा था टीए को याद करवा के जाना, वो मुझे टाइमली याद करा, उसने मुझे नहीं बताया। बुलाओ भाई दानिश को, से को यहाँ पे आके। नहीं ये तो असगर हैं, ये तो CMA के टी हैं। दानिश को बुलाए ना, ज़रा यहाँ पे खड़ा करें ना, उसको आज सजा दें इसको, ताकि याद रहे कि बात याद करवानी होती है। इसमें क्या मसला आया जी वैसे, बाय द वे इस सवाल में क्या मसला आया? इसका मसला है 142 का। बेटा खामोश होंगे प्लीज़ आप लोग, क्लास में बैठना है तो खामोश होके बैठे प्लीज़। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का मसला आया है। हाँ तो इसमें क्या मसला है? एंड ऑफ लाइफ। बेटा आप जिस साल के एंड पे खड़े होंगे वही वाला। आप अगर खड़े हैं 31 दिसंबर 2021 पर, नहीं आप खड़े किस दिन हैं? इसी दिन खड़े हैं। ओके, तो 31 दिसंबर 2021 पर 142 जो है वो करंट कंडीशन के अंदर मिल रहा है। लेकिन ये तो आज की फेयर वैल्यू कह सकते हैं, किसी हद तक होगी, ठीक है। मतलब आप इसको करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने अलग दे दी, तो हर रेजिडुअल वैल्यू की तरफ लेके जा सकते थे अगर आप इसको कहते कि ये लाइफ के स्टार्ट पे हम एस्टीमेट कर रहे हैं, एंड पे मिलेगा। वो कह रहा है कि नेट सेल प्रोसीड्स एंड पे मिलेंगे, लेकिन इस दिन खड़े होकर ये एस्टीमेट लग रहा है कि इसकी कंडीशन ऐसी हो। मेरे ख्याल में तो 140 होना चाहिए, जो उसने बताया हुआ है कि उसको 31 दिसंबर 22 के एंड पर उसको जाकर मिलना है 140। ठीक है, कितना लिया वैसे सोल्यूशन के अंदर जी? इसके लिए आपको एक MCQ कराना पड़ेगा पहले, और फिर डेफिनेशन करवा के फिर इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले आज वाला काम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आपके दिल में 140, कुछ बच्चों के दिल में 140 आ रहा है, कुछ बच्चों के दिल में 142 आ रहा है। फ़र्क क्या होना चाहिए दोनों के अंदर? देखें, एक डेफिनेशन है रेजिडुअल वैल्यू की, उसकी बेस पर ICAP ने 1-2 MCQs भी पूछे हुए हैं, तो वो MCQs भी चूँकि करने हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर दूंगा। रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। रेजिडुअल वैल्यू दरअसल होती क्या है? ICAP ने इस चीज़ को इस तरह से टेस्ट किया हुआ है कि आज एसेट की लाइफ का स्टार्ट है, 5 साल बाद एसेट ने बिकना है, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। MCQ में दिखाऊंगा भी सही आपको जब करवाऊंगा तो, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जी आज खड़े होकर इसकी 5 साल बाद वैल्यू इतनी होगी करंट कंडीशन में, 5 साल बाद वैल्यू इतनी होगी पुराने एसेट की, 5 साल बाद नए एसेट की वैल्यू इतनी होगी। 3-4 वैल्यूज़ देखे ना उसमें से रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन करवाई है, ठीक है। तो उस MCQ के साथ फिर इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। इस पॉइंट के अलावा कोई मसला है इस सवाल में तो बताएं। मेरे ख्याल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था उसके अलावा, ठीक है। कौन सा लगाना चाहिए? पोस्ट टैक्स होता है या प्री टैक्स होता है? और स्पेसिफिक टू एसेट होता है या जनरल होता है? उसने यहाँ पे हमें कुछ रेट वगैरह दिया हुआ है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12% है और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% है। तो जिस साल का रेट उसने दे दिया, रेट्स में तो चेंज हो सकती है ना। रेट चेंज होने की वजह भी तो अक्सर बना करती थी हमारी इम्पेयरमेंट की, कि हम चेक कर लें, तो जो रेट्स गिवन है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसने एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट बोल दिया ना। एडिशनल सेल प्रोसीड अगर एसेट मॉडिफाई हो जाए तो, अगर एसेट मॉडिफाई हो जाए तो क्या हमने उसको लेना है? तो मॉडिफिकेशन भी नहीं लेनी, तो एडिशनल सेल प्रोसीड्स भी नहीं लेनी। थोड़ा सा चेंज किया उसने,
लिखा स्टैंडर्ड में तो यूँ हुआ था कि अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फ्यूचर के उस अपग्रेड की वजह से आने वाले एडिशनल कैश फ्लोज को नहीं लेना। उसने एडिशनल कैश फ्लोज की बजाय क्या कह दिया, अगर हम अपग्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है हम 2 मोटरें लगा दें अगर, तो कल को बिकेगा तो इस मोटर के पैसे भी तो मिलेंगे ही हमें। अपग्रेड से भी एसेट बेहतर हो गया ना, तो फ्यूचर के अंदर जाके जब एंड पे बिकना है उसने, तो एडिशनल कुछ पैसे उसकी वजह से मिलने हैं। भाई हम तो ना अपग्रेड को लेंगे ना उससे आने वाले किसी भी फायदे को लेंगे। ठीक है जी, एमसीक्यू उम्मीद है आज की क्लास में टाइम बचा लेंगे हम, और फिर मैं वो रेजल वैल्यू वाला एमसीक्यू करवा के इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, इसके अंदर असल में ये एक पॉइंट है डिस्कस करने वाला, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ज़रा अलग थलग सा एक पॉइंट है। ये ना हो कि आप फिर कहें कि बाकी टॉपिक तो आता है एक छोटी सी बात, हालांकि ये बात बस जनरली समझ लें, इसको सही तरह से तो पढ़ा जाता है FAR 2 में जाकर ही, जहाँ पर IAS 37 और IFRS 15 ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर इसका एक्सटेंसिव यूज़ आता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ज़रा इस सवाल को पढ़ लेते हैं क्विकली, और यहाँ पे बता देता हूँ करना क्या है। स्काईलाइन लिमिटेड ऑपरेट्स अ 4-स्टार होटल फैसिलिटी इन मरी। इन्होंने मरी में एक होटल बनाया हुआ है, बल्कि चला रहे हैं, सिर्फ बनाया नहीं हुआ, ऑपरेट कर रहे हैं। द होटल वॉज कंस्ट्रक्टेड, 342 होमवर्क किया होता तो पता होता, सफ़ा नंबर 300। द होटल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन 5 साल बैक, एंड इट इज़ डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। टोटल यूजफुल लाइफ 15 साल हमने अज्यूम की थी, और रेजिडुअल वैल्यू, अब रेजिडुअल वैल्यू स्टार्ट पे खड़े होकर अज्यूम करते हैं, 300 का 20% कितना बनता है, 60 क्या हो गया जी, रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे, ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले इन्होंने जाके वो होटल बनाया था, 15 साल इन्होंने सोचा था कि हम इस होटल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कॉस्ट वगैरह गिवन है, डेप्रिसिएशन करते आ रहे होंगे 5 साल से। लेकिन इनकी देखा देखी कुछ लोग और भी आ गए, और आसपास और होटल भी खुलने लग गए। अब सादा सी बात है, जब और होटल्स खुलेंगे तो इनको जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद उनमें को गड़बड़ आए, शायद फेयर वैल्यू कम हो, शायद फेयर वैल्यू कम ना भी हो तो वैल्यू इन यूज़ कम हो जाए, जो कैश फ्लोज फ्यूचर में आने थे। अब और भी होटल बन गए तो और लोग भी अब जो है वो डिफरेंट होटल्स में भी जाएंगे, तो इनके कैश फ्लोज तो फ्यूचर कम हो सकते हैं ना। तो बहरहाल कहता है जी, देयर आर इंडिकेशंस दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ अ competing होटल नियर बाय, और दूसरा अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन नंबर ऑफ टूरिस्ट्स टू द एरिया बिकॉज ऑफ टेररिज्म। दोनों मसले हो गए जी, एक तो नया होटल खुल गया और दूसरा लोग भी कम आ रहे हैं, आजकल हालात बड़े ख़राब हुए हुए हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन ही है कि अच्छी परफॉर्मेंस अब नहीं आ रही, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट के ऊपर हमें बुक वैल्यू तो हमारे अपने घर की क्या है ना, खेती है, कॉस्ट गिवन है, लाइफ गिवन है, एडेप्शन माइनस करेंगे, बुक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, रिकवरेबल अमाउंट। बच्चे आज कम है वैसे, नहीं एक्रूवल भी शुरू करना है हमने, ये तो बस ऐसे 5-10 मिनट में, असल में इसीलिए तो रेजुअल वैल्यू की बहस में आपको नहीं डाला कि वो बात अलग से ही रखेंगे जब MCQs डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ये सवाल के अंदर पॉइंट भी स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने आज एक्रूवल स्टार्ट कर देना है और मंडे को एंड कर देना है। ठीक है ही इतना सब, क्या करें, ये तो एडिशनल है। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। कहता है कंपनीज फेयर वैल्यू हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 200 मिलियन एंड 5% ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल वुड बी एक्सपेंस्ड इन क्लोजिंग द डील। तो ये कॉस्ट टू सेल आ गई 10%, 5% कॉस्ट टू सेल। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 200 को 95% कर दीजिएगा। अब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आ गई, बुक वैल्यू हमें इस डाटा से मिल रही है, अब वैल्यू इन यूज़ का डाटा यहाँ पे मौजूद है। There is a 40% probability that hotel will generate net cash flows of 40 million per annum, and 60% probability that cash flows would only be 20 million per annum for its remaining useful life, and is now estimated that net disposal proceeds at the end of useful life will be negligible। अच्छा जी, वो कह रहा है 5 साल गुजरने के बाद जहाँ पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने लगा है कि जी प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, ठीक है जी, चांस है 40% कि हर साल कैश फ्लोज 40 रुपए के होंगे, 40 मिलियन, और 60% चांस ये है कि हर साल कैश फ्लोज 20 मिलियन के होंगे। रिमेनिंग लाइफ मतलब बाकी 10 साल।
बाकी 10 साल। अच्छा, अब यहाँ पे आके ना बच्चों, दो मेथड्स हैं जिनकी बेस पर आप चल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड को कहा जाता है मोस्ट लाइकली मेथड। क्या कहा जाता है जी? आगे जाके इसको तफसील से पढ़ेंगे और वहाँ पे रूल भी बना लेंगे। यहाँ पे तो जो ICAP ने किया मैं एंड पे वो बता दूंगा कि इन्होंने ये किया हुआ है, शायद आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ही किया है, लॉजिकल ज़्यादा जो लग रहा है। मोस्ट लाइकली क्या है? हम ये कहते हैं कि जी दो है ना, दो चांसेस हैं, तो इनमें से जो ज़्यादा है उसको ले लो। अगर 3 हो तो फिर गड़बड़ है ना, 2 हैं तो हम क्या कह रहे हैं यार ज़्यादा चांस किसका है? हर साल 20-20 मिलियन आएगा। तो मोस्ट लाइकली मेथड से अगर आप चलें तो नेट कैश फ्लोज, एनुअल नेट कैश फ्लोज कितने आएंगे? एनुअल नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे 20 मिलियन पर ईयर, ठीक है जी। और अगर आप मोस्ट लाइकली की बजाय दूसरा मेथड पसंद करें जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। क्या नाम है जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि आप ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, सारी परसेंटेजेस को, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। हमने कहा क्या मतलब? कहता है कि जी आप यूँ बोलो कि 40 मिलियन आएगा, इसका चांस कितना है? 40%। और 20 मिलियन आएगा, इसका चांस कितना है? 60%। तो इसका मतलब एनुअल नेट कैश फ्लोज आपके जो हैं, एनुअल नेट कैश फ्लोज जो हैं वो इसका आंसर होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, कितने? 28 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों, वैसे तो ये दोनों ही सही हैं ठीक है, बस बता देना होता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया है। वैसे FAR 2 में जाके आप जब IFRS 15 और IAS 37 को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया ये जाएगा कि ICAP जिस चीज़ को पसंद करता है वहाँ पे वो ये करता है कि अगर 2 हैं चांसेस तो फिर मोस्ट लाइकली की तरह चला जाता है, और अगर 2 से ज़्यादा हैं, जैसे यूँ भी हो सकता था कि 40 मिलियन आएगा, इसका चांस है 30%, 30 मिलियन आएगा, इसका चांस है 40%, और कितना रह गया? 30% चांस है कि 20 आएगा। इस तरह से करके 3 अगर हो जाती तो फिर मोस्ट लाइकली क्या है वो समझ नहीं आ रही होती, फिर मजबूरन हमें जाना किस पे पड़ता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन ये तो आपको मैंने जनरल बात बताई। यहाँ पे ICAP ने क्या किया? यहाँ पे आपकी किताब के अंदर सोल्यूशन में ICAP ने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड को ही यूज़ किया। मैंने दोनों इसलिए बता दिए कि आगे जाके कहीं पर पढ़ो तो ये ना हो कि फिर आप परेशान हो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये नॉर्मल भी है आपके लेवल के ऊपर, यही नॉर्मल जेन के अंदर फ़ौरन बंदे के आता है। जब आपने सवाल पढ़ा होगा तो आपके भी जेन में यही आया होगा कि कोई एक कैश फ्लो तो लेना ही है, एनुअल कैश फ्लो जो लेना है तो क्या लें? तो ज़रा लॉजिकल सी बात लगती है कि 40 मिलियन 40% चांस है और इसमें ऐड कर लो 20 मिलियन का 60% है, तो ये एक एवरेज सा कैश फ्लो आ जाएगा। अंदाज़ा ही होता है भाई, पहले भी उन्होंने अंदाज़ा ही लगाया होता है। हम एस्टिमेशन नहीं कर रहे हैं, वैल्यू इन यूज़ एस्टिमेट कर रहे हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज तो वैसे ही एस्टिमेटेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक मेथड आप लगा सकते थे, मोस्ट लाइकली लगाओ या एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाओ। तो ICAP ने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है आपके किताब के सोल्यूशन के अंदर? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो यही मेथड यूज़ कर लेंगे। सवाल में तो अब कोई जान है नहीं, सवाल तो बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लें डाटा ज़रा क्या कुछ है जी। फेयर पहले तो बुक वैल्यू निकलेगी 300 है और 60 रेजिडुअल वैल्यू है, माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे 15 साल से, और कितने साल? 5 उसने बोले थे। बुक वैल्यू आ गई। रिकवरेबल अमाउंट के लिए फिर हमने जाना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की तरफ, वो ये पड़ी है 200 का 95%। और वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए 28 मिलियन हमारे पास आ गया। ये कितने साल तक आते रहना है 28 मिलियन? अगले 10 साल तक। तो ये सवाल तो फिर सिर्फ 1 मिनट का ही रहेगा, ठीक है। डेट क्या है जी जिस दिन टेस्ट लगा रहे हैं? कोई नहीं गिवन, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम कर रहे हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हुए हमें क्या चाहिए होता है जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट माइनस, तो ये जनाब डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था? ओके, इजी था, सिर्फ 28 की समझ आ जाए। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि मैंने 28 समझाना था, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी जी। इनटू कितने साल? ये कितना बनता है वैसे? इसका आंसर क्या बनता है? 80। तो फिर बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? 220। मिलियन में चल रहा है काम।
स्टेप 1 हो गया जी, बुक वैल्यू या गिवन होती है या हम निकाल लेते हैं, मसला कोई नहीं होता हमें इसमें। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट है, इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। इन दोनों में से इनको कंपेयर करेंगे, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हुई तो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं क्या क्या करते हैं, हम अपनी तरतीब पे ही रहते हैं, ज़रा एक तरतीब बनी हुई है। इसी दिन हम क्या कर लेंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेंगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हुई तो हम कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है और ये रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बनेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है और जो पुरानी बुक वैल्यू है वही रहेगी, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। मैंने कहा ज़रा जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कर लें, रूटीन ना ख़राब हो। वर्किंग में आप ऐसे ही करते हैं ना, वैसे सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस मांगा हो तो जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी, जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब वर्किंग नंबर 1 में हम रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं। जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है 200, कॉस्ट टू सेल उसने कहा है 5%, तो या 200 माइनस 200 का 5% कर लो, माइनस यूँ भी कर सकते हो 5% ऑफ 200, ठीक है जी। 190, और अगर शॉर्टकट चाहो ऐसे भी कर सकते थे आप कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 95, जैसे आपका दिल करे, मैंने दोनों लिख के बता दी। सही है। पिछले वाला अगर लिखना था नहीं लिखा तो मैं बोल देता हूँ, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। चलें आगे, सबको समझ आया है, चलें। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है जी, वैल्यू इन यूज़। और वैल्यू इन यूज़ निकला करती है फ्यूचर के नेट कैश फ्लोस की आज की वैल्यू निकाल कर। जी बेटे, कॉस्ट प्लस नहीं बेटा, वो तो मार्कअप मार्जिन था बेटा, वो तो परसेंटेज आपने यूज़ कर ली। लेकिन एक चीज़ सीधी गिवन है तो आप इतनी मुसीबत में खुद को डाल के क्यों कर रहे हैं। वो तो आप ये कह रहे हैं कि जी ये मुझे पता नहीं है, ये एक्स है, ये लाइक कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है और ये उसमें नहीं चीज़ है, ये है नहीं इस तरह से, ठीक है। सिंपल है, बस ये है फेयर वैल्यू, इतने का बिकेगा लेकिन 5% इसका खर्चा हो जाना है तो फिर 95% मिल जाना। सिंपल है, इसको क्यों मुसीबत में डालते हैं। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज़ क्या है जी, फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज कितने हैं, 10 कैश फ्लोज हैं, लेकिन 10 के 10 सेम हैं। तो सेम कैश फ्लो हो, सेम इंटरवल के साथ हो, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हो तो कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं डिस्काउंटिंग के लिए, एन्युटी। तो 28 को आपने लेकर आना है, परसेंटेज कितनी गिवन है, कहाँ गिवन है नज़र, रिक्वायरमेंट में डिस्काउंट रेट कितना है 1.1। कितने कैश फ्लोज हैं, तो 10 कैश फ्लोज हैं, 10 दफ़ा 28 ने आना है तो -10 कर दिया आपने, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है जी। और 1 हायर क्या है, तो रिकवरेबल अमाउंट आ गई इन दोनों में से हायर वाली। ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा। वैसे तो नज़र आ रहा होता है हायर लिया, लेकिन ये लिख दिया करो, ठीक है, टेस्ट लग जाता है ना। हो सकता है आपसे कोई यहाँ पे गलती हो गई हो, तो रूल के तो नंबर मिलेंगे आपको पता है, तो लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा, 190 रिकवरेबल अमाउंट है। जब देखा बुक वैल्यू को जाकर तो रिकवरेबल अमाउंट से वो ज़्यादा थी, हमने कहा जी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस आएगा और रिवाइज बुक वैल्यू निकलेगी, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाएगी। तो ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है, रिवाइज, चलो ऐसे लिख देता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट को मैंने क्या कह दिया, अब ये ऑनवर्ड्स क्या होगी, रिवाइज बुक वैल्यू। और इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, तो ये सोल्यूशन किताब के अंदर नॉर्मल जिस तरह से होता है ना उस तरह से किया होगा, जैसे शुरू में सवाल किए थे मैंने, ज़रा बस इस फॉर्मेट को बदल दिया। वहाँ पे यूँ लिखा होगा बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस, तो मैंने कहा जैसे आप सवाल करते आ रहे हैं वैसे ही कर लें, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, सवाल तो वही रहता है जी। 30 का इम्पेयरमेंट लॉस है। किधर रखा था मैंने पुराने वाला, पता नहीं, मैंने नए वाला लेना है ना, पुराना ना दो मुझे। नेक्स्ट जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया? इजी था ये तो, बिल्कुल पढ़ लूँ, कोई मसला ना हो इसमें भी। नवीन लिमिटेड हैज़ एन आइटम ऑफ प्लांट विच हैज़ अ कैरिंग वैल्यू ऑफ, ये तो बुक वैल्यू उसने खुद ही बता दी, एज एट द एंड ऑफ ईयर। क्या आपको गलती हो गई? मसला है भाई? जी बेटा की होया? अच्छा जी, 18 लाख क्या है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2020, दिसंबर 2020 पे ये बुक वैल्यू है। इट हैज़ अंडरगॉन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड फॉलोइंग एस्टीमेट्स वर प्रोड्यूस्ड। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी है? 14 लाख। और कॉस्ट टू सेल है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको हम 98% कर लेंगे, हो जाएगा ना जी। रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम फॉर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अज्यूम ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईयर। ये ना भी लिखा हो तो हम यही अज्यूम करते हैं, और ये स्टार्ट ऑफ द ईयर आने भी नहीं लगा, अनलेस कि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक पढ़ रहे हो। बीएफडी में पढ़ते हैं आप, उसमें एमएफए में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, चलें देखेंगे, या फिर बीएफडी में तो है ही है, ठीक है। तो जब वो आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं, तो वहाँ पे कैश फ्लोज कभी साल के स्टार्ट में भी आया करेंगे। आपके लेवल पे ये होते ही एंड पे हैं, तो इसलिए ये लफ्ज़ ये जुमला लिखा हो उसकी मेहरबानी, ना भी लिखा हो तो हमने हमेशा एनुअल कैश फ्लोज को जिस साल के कैश फ्लो हो उसके एंड पर ही अज्यूम करना है, ठीक है। और दानिश आज खड़े रहेंगे। आपने क्यों नहीं, बच्चों ने मैसेज किया हुआ है, आपने मुझे बताया ही नहीं कि क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर। तेज़ी में मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तसल्ली से ज़रा कम से कम सवाल लिखवा दूँ। क्लास के एंड पे मुझे याद कराना, मैं कोशिश करूँगा एक बार गो थ्रू करके, लेकिन आपने याद करवाना था। बच्चों का मैसेज तो मुझ तक पहुँचे। खड़े रहो ना आज। अच्छा जी जी, अच्छा जी। अब भाईजान वो कैफ क्वालिफाइड है, डर लगता है, 3.5 साल बाद उन्होंने क्वालिफाई करके साथ आके खड़े हो जाना है, तो बेंच पे ना खड़ा करवाओ अब उनको। वैसे मैं तो कर देता होता हूँ फिर भी बच्चों, साकिब को तो मैं कर देता होता था जी। हाँ जी बच्चों, रेवेन्यू गिवन है और कॉस्ट गिवन है, तो माइनस करो माइनस करो माइनस करो, आंसर बता दो। 720, 660 1000 में, और 410। द प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ। अच्छा बच्चों, अब ये 50 की रेजिडुअल वैल्यू है, एस्टीमेट होता है रेजिडुअल वैल्यू का, ये एंड पे मिलनी होती है, यही एस्टीमेशन है ना। तो ये एस्टीमेशन को हम लेते हैं थोड़ा सा। अब आप उस पास पेपर की भी तैयारी हल्की फुल्की चल रही है, तो प्लांट की एस्टीमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 50,000। तो ये 50,000 हमारे लिए रेलिवेंट कैश फ्लो है। तो ये 3 तो आएंगे हर साल के एंड पे, ठीक है। और तीसरे साल के एंड पे गालिबन रिमेनिंग लाइफ इसकी होगी ही 3 साल, लिखा हुआ उसने। रेवेन्यू और एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम फॉर रिमेनिंग लाइफ, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ ये 3 साल है, और तीसरे साल के एंड पे ये 50 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 720, 660, 410, और ये तीसरा ये कैश फ्लो जो है ये भी तीसरे साल के एंड पे आएगा, ये वाला, ठीक है। डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज एप्लीकेबल ऑन टू इन्वेस्टमेंट्स इक्विवेलेंट इन रिस्क टू दिस प्लांट, यानी कि बड़ा स्पेसिफिक करके उन्होंने रेट हमें दे दिया, ठीक है। दानिश बैठ जाओ यार। और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है अगर कोई है तो जी, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें यहीं क्विकली, क्योंकि बेटा वो होती लास्ट ईयर में है ना। हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 2031। असल में वो कन्फ्यूजन आपको हो रही है कि डेप्रिसिएशन के लिए हम करें। देखिए मैंने आपको एक बात कही है, ये एसेट यहाँ तक पहुँचा है, डेप्रिशिएट होकर पहुँचा, तो डेप्रिशिएट होकर जो पहुँचा है वो लेट से 5 साल पहले या ख़रीदा था हमने, 6 साल 7 साल कभी भी, तो जब ख़रीदा था ना उस दिन खड़े होकर अगर हम एस्टीमेट लगाते कि लाइफ के एंड पे इतने पैसे मिलने हैं, तो ये वो रेजिडुअल वैल्यू होती जो डेप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए हमने चाहिए होती है, जिसको कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं। यानी ये वाला रेजिडुअल वैल्यू लिखा होना, जैसे मैं पास पेपर होमवर्क में दिया था, उसकी बात भी साथ साथ चल रही है थोड़ी, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू का फिर ये इम्पेयरमेंट के दिन बता देना, ये सिर्फ धोखे के लिए रेजिडुअल वैल्यू बोला हुआ है। ये वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकती है जो आप डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए लेकर चलोगे। क्या कह रहा है वो? कहता है प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000, ठीक है। यहां पे खड़े होकर बोल रहा है, ये डेप्रिसिएशन के लिए भी बोल रहा है। बोलो कैसे मैं बताऊं? वैसे ये एग्जांपल्स में थोड़ा बहुत डाटा कम होता है, नो इशू, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए कैसे?
दोनों के लिए कैसे? माइनस कहाँ करें? फिर वो इन केस होता तो क्लियरली बताता, ये डिफरेंट होती। हो भी सकती है, ना भी होती, ये भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होती है नॉर्मली, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इधर खड़े होके हमने एक एस्टीमेट लगाया है, चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फिलहाल तो बुक वैल्यू गिवन है, फिलहाल तो रेजुअल वैल्यू को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेप्शन निकाल रहे होते तो फिर इस बहस में पड़ते, फिर शायद ये एक ही गिवन होता तो हम कहते कि जी सवाल क्लियरली बताओ कि ये एस्टीमेट कब लगाया है तुमने, तो वो कहता जी ये एस्टीमेट मैंने स्टार्ट ऑफ द लाइफ लगाया। वो फिर बताता, वो बताता तो फिर हम इसको डेप्शन में भी यूज़ करते और फिर हम इसको साल के आखिरी दिन भी लेते, ठीक है। लेकिन अभी जब सवाल में वो चीज़ नहीं बताई तो ज़रूरत नहीं बताई ना, तो उस तरफ सोचेंगे तो फिर सवाल बदलेगा। सवाल को बदला भी करें, या तो सवाल बदलें या फिर जो गिवन है उसके हिसाब से सोचें। तो बुक वैल्यू गिवन है भाई, हाइब्रिड वालों को नज़र आ रहा है, आवाज़ आ रही है? आज तो सारा कुछ बंद हो गया उधर वाला। हाइब्रिड वालों हाँ ना करो, हाइब्रिड वालों आवाज़ तस्वीर आ रही है? तस्वीर नहीं आ रही, आवाज़ भी नहीं आ रही। हाथ हिला दो, मुझे पता लग जाएगा मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। कैमरे की आंख आपको देख रही है, कुछ नहीं नज़र आ रहा जी। गर्ल्स हाइब्रिड कुछ नज़र आ रहा है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ ही सिर्फ आ रही है। पॉज करें यार फिर जी। बहुत माजरत, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर क्लास को थोड़ी देर के लिए रोका गया था और अब ये क्लास तकरीबन 15 मिनट और लेट हो गई, यानी कि कम हो गई। ऑनलाइन वाले तो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा जी चलें, बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, पता नहीं क्या अर्ज़ कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि रेजिडुअल वैल्यू जो है ये एक एस्टीमेट है। अगर लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर ये एस्टीमेट लगाया है तो यही एस्टीमेट आपका यूज़ होता है डेप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए भी, और अगर दरमियान में कहीं इम्पेयरमेंट टेस्ट लग रहा हो तो लाइफ के एंड पे इसी को ही रख लेंगे। लेकिन अगर इनमें चेंज होगा दोनों में तो वो सवाल खुद बताएगा। बस इतनी सी बात थी, इस सवाल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और क्योंकि अब मैंने इतना तंग किया आप लोगों को, तो सैन एसोसिएट और एप्रीकॉट ये कल डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विद पास पेपर जो अगला है। अब हम स्ट्रेट मूव करते हैं एक्रूअल की अकाउंटिंग सीखने की तरफ, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को जी इधर बैठना आप लोगों का कारआमद हो जाए। लेकिन प्लीज़ बातें नहीं करेगा कोई बच्चा, प्लीज़। देखें ऑलरेडी ये क्लास ना ओवर क्राउडेड हो चुकी है जी। बेटा सवाल बता देगा कि स्टार्ट में खड़े होकर हमने एसेट 300 का ख़रीदा था, अभी शायद सवाल किया भी है पिछला, और उसकी रेजुअल वैल्यू थी 10% मिसाल के तौर पे, तो वो स्टार्ट पे एस्टीमेट लगाया। सवाल बताएगा बेटा, आपसे नहीं अज्यूम करवाता, टेंशन ना लें, ठीक है भाई। बिल्कुल प्लीज़ कोई ना बोले यार, मेरी अर्ज़ है आज मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, इतना टाइम ज़ाया हो चुका है, ठीक है। तो अब ये मतलब है कि आप चुप रहें। कुछ गैरतमंद अभी भी बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये किसका है? नजर आ रहा है? एंड पे नजर आ रहा है? ओके। लेकिन ये लिखना नहीं था जी। एक्सपेंसेस, क्या लिखा मैंने? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं हम जब हम पेमेंट करते हैं। शोर मत मचाओ। एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं जब पेमेंट करते हैं। एक्सपेंस को हमने तब रिकॉर्ड करना है जब गुड्स थी तो यूज अप कर गए, कंज्यूम कर गए। सर्विस थी तो वो भी यूज अप कर गए, कंज्यूम कर गए। यानी कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जब एक्सपेंस इनकर हो जाए। एक्सपेंस इनकर कब होता है? जब मिसाल के तौर पे बिजली है, हमने इस्तेमाल कर ली तो हम कहेंगे बिजली का खर्चा इनकर हो गया, रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट कर दी है तो खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट कर दो, पेमेंट नहीं की है तो खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दो। लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंस कभी भी पेमेंट नहीं होती, वो तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। हमारी अकाउंटिंग जो है, जो आप पढ़ के आए हैं इंट्रो से, उसमें जो दो बेसिक पिलर्स हैं,
ये लड़के जो थोड़ा सा नीचे होके बैठे हैं आज, थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे नीचे होके बैठे तो और उत्ते हो रहे हैं। एक तो कद इतना लंबा है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो जाए ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा, मेहरबानी है आप लोगों की। मुझे बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे 2-4 पीछे। कोई सीट खाली? हाँ, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, सातवां बच्चा बिठाओ। हाँ 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 बेटा जल्दी करो, फिर वही पॉज आ गया ना, जल्दी करो। ये पहले करना चाहिए था, मैंने कहा था मैंने जिस बेंच पे कम देखे सारे को बाहर निकालूंगा। निकाल दूं आप लोगों को बाहर? आगे आप आए ना। हाँ आप शुक्र करेंगे हम, जल्दी करो। नीचे हो जाएगा आपके लिए, आप नीचे भी बैठ जाए तो नजर आएगा आपको, माशाल्लाह जितना कद है आपका। कहता है मेरे लिए नीचे हो जाएगा, बताओ यार, गाल है करना लिया। चलो कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया बच्चों, इधर 3-4 बच्चों के लिए, बाकी तरह थोड़ा सा गुजारा करें। अच्छा सुने, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, बल्कि नहीं, व्हेन इनकर्ड नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। बेटा निकल जाओ फिर क्लास से, और हंसते भी जो साथ ही चला जाए। गुजारा कर लो बेटा, कभी कभी होना हो जाता है, गुजारा करना पड़ता है, कूलिंग नहीं कर रहा एसी जी। जिसको मसला हो रहा है बेटा क्लास में बैठने से, तंग हो रहा है, गर्मी लग रही है, दरवाजे मैंने कौन सा बंद कर दिए हैं, चले जाएं क्लास से बाहर, बोलना मत अब जी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, यानी कब हमने एक्सपेंस को डेबिट करना है। रिकॉर्डेड का रिकग्नाइज का मतलब क्या है, डेबिट कब करना है, जब वो इनकर हो जाए। एक्सपेंस इनकर कब होता है, अगर वो गुड्स के केस में है तो गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आर रिसीव्ड कह लें। वो जो हमने सीखा होगा, शायद इंट्रो में ये आया भी हो कॉन्सेप्ट, ये हमारा करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में आएगा भी सही दोबारा, कि हम परचेजेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम गुड्स रिसीव कर लें, ठीक है। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुई तो परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी, और अगर रिसीव कर ली हैं, पेमेंट नहीं की, तो उससे कोई मसला नहीं है, हम इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट भी तो कर देते थे। ये इंशाल्लाह करेंगे आगे जाके, इन्वेंट्री को भी रिवाइज करेंगे, और ये रूल आगे आएगा जो आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं। खैर, कब इनकर हो जाता है खर्चा, जब गुड्स डिलीवर हो जाएं, जब गुड्स डिलीवर हो जाएं और सर्विसेज रेंडर हो जाएं, सर्विसेज का केस था तो गुड्स आर रिसीव्ड, हमने रिसीव कर ली, डिलीवर हो गई हमें गुड्स, और सर्विसेज हैं तो सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और हमने उसको यूज अप कर लिया, सर्विसेज आर यूज्ड अप। मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो ज़रा माजरत, इनकम बोलने लग गया था जी। इसको कहते हैं जी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं जी? एक्रूअल। बेटा आप आगे आ जाएं, फर्स्ट रो में जगह बना दे, मैं इधर ही लिख रहा हूँ आज, तो थोड़ा सा जगह बना दे। बेटा आप हाइब्रिड से आए हैं? मैं लेट ही आया हूँ सर। ओके ओके, तो फिर तो बनता नहीं था। चलें, अब डबल किराया लगेगा आपका जी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। क्या मतलब? अगर बिजली का बिल कब रिकॉर्ड करना है? जब यूनिट्स आपने जला लिए, बिजनेस में यूज कर लिया बिजली को, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होना है। पेमेंट कर दी तो कैश क्रेडिट, पेमेंट नहीं की तो पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बन गया हमारा रूल, ठीक है। अब 3 चीजें होती हैं एक्सपेंस को लेकर, ठीक है। 3 चीजें होती हैं एक्सपेंस को लेकर। एक खुद एक्सपेंस, दूसरा उस एक्सपेंस का पेएबल भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, ठीक है। उसकी पेमेंट होती है, मैं पेएबल कहता हूं फिलहाल, पेएबल। अब एक्सपेंस भी आना है, पेएबल आना है, उसको पे भी करना है, कैश भी आना है। तो ये 2-2, 3-3 अकाउंट्स बनाने की बजाय एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम सिंगल अकाउंट अप्रोच से चल लें। किससे जी? इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे कर लो, बल्कि पेएबल इधर ही रखता हूँ, और प्रीपेड यही हो सकता है ना। ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, प्रीपेड कैसे बनता है, पेएबल कैसे बनता है, तफसील से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग अकाउंट्स में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
वैसे लोग करते हैं, कुछ बच्चे किसी तरह से पढ़ के आए, कुछ बच्चे किसी तरह से पढ़ के आए, सब ने सही पढ़ा है, सारे उस्तादों ने ठीक पढ़ाया है, थोड़ा सा तरीका हर एक का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसलिए कर लिया जाता है ताकि हमारा तरीका अब ऑनवर्ड्स मंडे से सेम रहे, जब भी कभी अक्रूवल आए तो हम सारे एक तरीके से कर रहे हैं। बाकी इसका मतलब ये कतन नहीं है कि दूसरा तरीका सही नहीं था, आंसर तो सेम ही नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने ये नहीं करना कि हम एक्सपेंस का लेजर अलग रखें, पेबल अलग रखें, प्रीपेड अलग रखें, बल्कि हम एक कंसोलिडेटेड लेजर बनाते हैं। क्या मतलब? इकट्ठा, वो एक लेजरा होता है, बल्कि उस लेजरे में मार्कर यार किसी काम का भी नहीं है आज एक भी दोस्तों। लेजरे का नाम एक्सपेंस रख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सपेंस मतलब वो जोन सा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस। अब मैंने सिर्फ एक्सपेंस लिखा है, क्या मतलब? अगर ये रेंट एक्सपेंस है तो इसका नाम रेंट एक्सपेंस होगा, सैलरी एक्सपेंस है तो इसका नाम सैलरी एक्सपेंस, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एंड वालों नजर आ रहा है सही अभी तक? साल 2000 हमारा चल रहा है 23, ये 2023 है, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। पहली बात समझ आई है कि ये तीनों अलग अलग बनाने की बजाय, एक्सपेंस पेबल क्या होता है, प्रीपेड का तो ये तो अभी समझाता हूं ना, लेकिन ये आप क्योंकि पढ़ के आए, मैं इतनी बात इसलिए एडवांस में कर गया, ये तीनों अलग अलग रखने की बजाय हमने एक लेजर बनाना है। अब मैं अगली बात की तरफ आ रहा हूं कि इस लेजर में एक्सपेंस की फिगर कहाँ आएगी, प्रीपेड की कहाँ आएगी, पेबल की कहाँ आएगी, ये कैसे होते हैं, फिर कैश किस तरफ आएगा, ये सारी बात की तरफ अब चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ कि करंट ईयर मेरा इस वक्त 2023 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2024, ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, और 2022 जो है वो मेरा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा साल है, ठीक है। और ये एक्सपेंस का जो लेजर मैं बना रहा हूं, ये फॉर द ईयर एंडेड 2023 बना रहा हूं, ठीक हो गया? यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब वन बाय वन शुरू करते हैं, आप लोग डेफिनेशंस फिर लिखते जाइएगा, ठीक है। प्लानिंग ये है, फिलहाल आप ये लिख लें, फिर प्लानिंग ये है कि मैं आपको एक्रूवल का सवाल करने के सिंपल से 4 स्टेप्स लिखवाऊंगा। जैसे हमने डिस्पोजल नहीं सीखा था 4 स्टेप्स लिखकर, वैसे ही 4 स्टेप्स लिख लेंगे सिंपल। वो अब स्टेप्स जो हैं वो रीअरेंज कर लेंगे कभी जब सवाल चेंज होगा, यानी कि वही 4 स्टेप्स में रहते हुए 4 चीज़ों में से कोई 3 दे दिया करेगा, चौथी हम निकाला करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने जाना है, लेकिन सबसे पहले ये तो डिसाइड कर लें कि एक्सपेंस, पेबल, प्रीपेड, इनका मतलब क्या होगा, ठीक है। मेरा सवाल, हमने सर्विसेज, मिसाल के तौर पर बिजली की बात कर रहा था, हमने सर्विसेज इस्तेमाल कर ली 2023 में, दौरान 2023 हमने बिजली इस्तेमाल कर ली हुई है, लेकिन एंड ऑफ 2023 पर उस बिजली की पेमेंट मैंने नहीं की। एक्सपेंस इनकर हो चुका, लेकिन अभी ईयर एंड पर उसको मैंने पे नहीं किया, तो क्लोजिंग डेट पर ये मेरा क्या बनेगा? पेबल, एक्रूवल, वो तो डिफरेंट नाम देख लेंगे, फिलहाल सादे वाला नाम। क्लोजिंग में क्या आएगा? पेबल। क्लोजिंग में क्या आएगा? पेबल। अच्छा, क्लोजिंग पेबल लायबिलिटी होती है या एसेट होता है? अच्छा, पेबल लायबिलिटी को कहते हैं। अच्छा, तो लायबिलिटी का पेबल है तो वो तो इस तरफ आएगा फिर क्लोजिंग। यस सर, खुदा का खौफ करो, इधर एसेट्स का क्लोजिंग आता है, रोको मुझे। कहता है यस सर, मतलब कुछ भी कह लेंगे आप। तो क्लोजिंग पेबल लायबिलिटी इस तरफ आया करती है, ठीक है जी। ये पहली चीज आज हमने देखी, तो अपनी पहली हेडिंग बनाएं, क्लोजिंग पेबल कब होगा। आसान अल्फाज में, कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये है बस। मैं यूं करके बोलूंगा कि सर्विस यूज की 2023 में, लेकिन पेमेंट करेंगे 24 में, तो 23 के एंड पे ये क्या है फिर? पेबल, ऐसे करके, ठीक है ना। तो लिखो, सर्विसेज आर यूज्ड अप। नॉर्मली गुड्स के लिए ये एक्रूवल का टॉपिक इतना नहीं यूज होता, वरना आपको पता ही है, वो मैं फिर आपको करेक्शन के टॉपिक में करा दूंगा, गुड्स का आना जाना, उसके लिए तो फिर इन्वेंट्री का लेजर ही बनता है ना, वो नहीं। यहाँ पर बेसिकली एक्रूड एक्सपेंसेस के ऊपर ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है ना। इसको ज़रा स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम? हाँ, सर्विसेज आर
यूज्ड अप इन 2023 बट कैश विल बी पेड इन 2024। सर्विसेज आर यूज्ड अप इन 2023 बस बट कैश विल बी पेड इन 2024। मैंने सिंपल रखा है बात को। अब ये पूछने लग जाओ सर सारे साल का है, सर आखिरी महीने का है, वट एवर इज द केस, सर पे होगा 23 में या 23 में भी नहीं पे होगा। भाई नॉर्मल असम्पशन यही होती है, क्रूड एक्सपेंसेस महीने 2 में पे हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल सादा सी बात की जो पहली बार किसी को बताएं तो उसको समझ आ जाए। वो क्या बात है कि यार हमने सर्विस 23 में यूज़ कर लिया भाई, अगर हमने इसके पैसे 23 में नहीं दिए तो वो 23 के एंड पर क्लोजिंग में पेएबल है, ये पैसे फिर 24 में पे करेंगे। तो उसको भी समझ आए, ये इस तरह से बोला है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अगर क्लोजिंग पेएबल इसे कहते हैं तो ओपनिंग पेएबल फिर किसे कहेंगे? यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है ना, लेकिन मैंने अगले साल का लेजर तो नहीं बनाना, फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ 2023 का लेजर। तो 2023 का लेजर जो है इसमें, हाँ जी, 2022 का जो क्लोजिंग होगा वो 23 का ओपनिंग बन जाएगा। और ओपनिंग लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी ओपनिंग वाली आती है इस तरफ। अच्छा, अब तो सबको पता लग रहा है ना, पहले तो हो गए थे ना चुप जी। तो ओपनिंग पेएबल, अच्छा जी, ओपनिंग पेएबल यहाँ पे, ठीक है जी। अब इस ओपनिंग पेएबल के बारे में भी लिख लें अपने पास, हालांकि आपको पता लग रहा है लेकिन फिर भी लिखें, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, लिखते जाएं चीजें। ओपनिंग पेएबल क्या होगा? आप लोग बताएं, आप लोग बताएं क्या होगा ओपनिंग पेएबल, क्या होगा ओपनिंग पेएबल? मैं यहाँ कम से कम चीजें लिख रहा हूँ, मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एंड वाले बच्चों के लिए। हाँ जी, ओपनिंग पेएबल किसे कहेंगे? सर्विसेज वर यूज्ड अप इन 2022 बट कैश विल बी पेड इन 2023। अब ये 23 के स्टार्ट में खड़े होकर हम कहेंगे ना यार ये तो पहले से ही पेएबल है। क्यों भाई? पिछले साल बिजली इस्तेमाल की थी, अब बिल इस साल पे कर रहे हैं। तो सादा अल्फाज में लिखो, सर्विसेज वर यूज्ड अप इन 2022। ओपनिंग पेएबल की डेफिनेशन आप क्या लिख रहे हो? सर्विसेज वर यूज्ड अप इन 2022 बट कैश विल बी पेड इन 2023। सर अब विल और वर दोनों आ रहे हैं, हमने आर लिखना है। कुछ नहीं, आर लिखा हुआ है, सही है, अच्छी बात है, ऐसे ही लिख लो। मैं कोई यहाँ पे ग्रामर थोड़ा ही आपकी सही करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको आसान अल्फाज में समझ आ जाए। तो सर्विसेज आर यूज्ड इन, कंज्यूम्ड, यूज्ड इन 2022 बट कैश विल बी पेड इन 2023, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्लोजिंग जो पेएबल नजर आ रहा है आपको, ये क्लोजिंग पेएबल एसेट है ना? एसिड नहीं है, लायबिलिटी है। अच्छा, इसको लायबिलिटी कहते हैं। अच्छा, काहे की लायबिलिटी है जी? लायबिलिटी क्यों कह रहे हैं हम? ये तो नजर, एक मिनट बच्चों को नजर नहीं आ रहा। लाया बिल्ली टी जी बच्चों, रेड मार्कर दूसरा दो। लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी क्यों है? ये है एक ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन ही होती है ना। ये ऑब्लिगेशन कैसे सेटल होगी? हाँ जी, ऑब्लिगेशन टू पे। हाँ, तो इसको हम, हाँ, ये बेसिकली क्या है? ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर है। ये क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूट्यूरे, ठीक है। एक और लायबिलिटी भी होती है, मैंने कहा जरा अभी से बताना शुरू कर दूं ना, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वो ये है कि आपने किसी कस्टमर से एडवांस पकड़ लिया, अब फ्यूचर में आपने उसको वापस पैसे नहीं करने होते बल्कि गुड्स या सर्विसेज देनी होती हैं, तो होती वो भी लायबिलिटी है। लेकिन वो लायबिलिटी कहलाती है, आपने किसी से पैसे पकड़े हैं भाई, फ्यूचर में गुड्स देनी है, तो आपका कैश आज डेबिट हुआ है, सेल नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नामी लायबिलिटी, ठीक है ना। तो वो भी लायबिलिटी होती है, पर वो ऑब्लिगेशन जो होती है वो टू पे समवन इन फ्यूचर नहीं होती, वो टू डिलीवर गुड्स टू समवन इन फ्यूचर होती है, ठीक है। जरा फर्क करके रह चलते, ठीक है जी। तो ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर है, ये लायबिलिटी है, और इसको हम करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्रूअल्स के लिए नॉर्मल अजम्पशन यही है कि ये एक्रूअल्स 2-3 महीने के अंदर अंदर पे हो जाया करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला? नेक्स्ट, अच्छा, अगर हमने
2023 में खड़े हैं हम, और हमने यहाँ पे खड़े होकर लेट्स से यहाँ 30 जून या कम जुलाई 2023 पर हमने पूरे साल का घर का किराया पे कर दिया। तो क्या पूरा ये एक साल का किराया हम एक्सपेंस बना लें? हमने तो रूल यही रखा हुआ है कि एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होना है जब वो इनकर हो जाए। ब्लू भी फारेगा, ऐसा ब्लू भी लाओ जैसा रेड लाए जी। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करना है जब वो इनकर हो जाए। अब बिल्डिंग 12 महीने इस्तेमाल करनी है, लेकिन 2023 के अंदर खड़े होकर तो हमने उसमें से सिर्फ 6 महीने पैसे दिए हुए हैं पूरे साल के, इस्तेमाल किया बिल्डिंग को पूरे साल, यही नहीं है सिर्फ 6 महीने किया। तो क्लोजिंग डेट पर हमारे पास एक राइट होगा, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, तो बहरहाल क्लोजिंग प्रीपेड की मैं असल में डेफिनेशन आपको बताने लगा था कि अगर हमने एक्सपेंस अभी इनकर नहीं किया लेकिन एडवांस में कैश पे कर दिया हुआ है, अभी वो खर्चा इनकर होना बाकी है लेकिन हमने वो पेमेंट कर दी है, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग में प्रीपेड। ठीक है जी, तो लिखें। अच्छा, तो ये क्या होगा? राइट एंटाइटलमेंट है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। जैसे राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर डेटर होता था तो वो एसेट कहलाता था ना। तो क्लोजिंग में अगर क्लोजिंग में अगर हमारे पास प्री पेमेंट आ रही है, हमने कोई खर्चा अगले पीरियड का अभी एडवांस में पे कर दिया है, तो इस खर्चे को प्री पेमेंट कहते हैं। ये हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं होती, एसेट है हमारे पास, एक राइट है, एक एंटाइटलमेंट है टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। तो क्लोजिंग में प्री पेड अगर होगा तो वो, अब इधर लायबिलिटी पहले आ गई, मैं तो ये भी नहीं कह सकता, इस तरफ आएगा। ठीक है, चलें माजरत, अब क्या करें, एक ही जगह बची है। एसेट का क्लोजिंग किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग आता है, ठीक है ना एसेट। तो क्लोजिंग में प्रीपेड अगर होगा तो वो इस लेजर में, यानी हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को अलग अलग नहीं रख रहे। अब अभी तो ये एक्सपेंस भी मैंने इसी लेजर में फेंकना है, प्री पेमेंट को फिट कर रहा हूं, पेबल कर चुका। अब आप कहोगे सर एक एक्सपेंस में सब कुछ हो सकता है? पॉसिबल तो है। मेरी 10 बिल्डिंग्स हैं किराए पे, मुख्तलिफ मेरे दफ्तर हैं 10 किराए पे, 10 में से 6 जो हैं उनमें मैं एडवांस में किराया देता हूँ, 4 में एरियर में देता हूँ। और हो सकता है मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर वो एग्रीमेंट किए हों, तो किसी के क्लोजिंग में एडवांस आ रहा होगा, किसी के क्लोजिंग में पेबल आ रहा होगा। अब मैं रेंट एक्सपेंस का लेजर एक ही बनाऊंगा, एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। उसी में प्रीपेड भी आ रहा होगा, उसी में पेबल भी आ रहा होगा, उसी में पेमेंट भी आएगी, उसी में कैश ये एक्सपेंस भी निकलेगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल बहरहाल कोई सोच आई हुई तो छोड़ें, फिलहाल सिर्फ सादा बात, होता क्या है प्रीपेड, होता क्या है पेबल, क्लोजिंग ओपनिंग, ये सिर्फ समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रीपेड पे हम पहुंच गए जी। तो तीसरी है, आप डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं? ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड से ना ढूंढने लग जाना, ये तो आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लोजिंग प्रीपेड स्टैंडर्ड वैसे ही कहते हैं सर, उन्हें छुपा लिए हैं आई के अपने हमसे जी। क्लोजिंग प्रीपेड कब होगा? आप बताएं, आप लोग बताएं। अगर हमने कैश पे किया है 2023 में और सर्विसेज यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे 2024 में, तो 23 के एंड में खड़े होकर ये वाला कैश हमारे पास एक एसेट है जिसका नाम होगा प्री पेमेंट। इससे फायदा हमें और भाई एसेट होता क्या है? मैंने आपको पहले दिन शुरू में बताया था, ये एसी खरीद के लाए हैं ना, ये एसी तो खर्चा ये भी है, एसी पे खर्चा हुआ है, लेकिन इस एसी को एक्सपेंस नहीं बनाते क्योंकि इससे अभी फायदा आना है। आज एसेट बनाते हैं, बनता आहिस्ता एक्सपेंस ही है। अगले 10 साल का किराया आज पे कर दिया तो ये किराया आज खड़े होकर ये खर्चा नहीं कर देना, आज एसेट बनाओ प्रीपेड रेंट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 साल में इनकम बनाएंगे, ओ एक्सपेंस बनाएंगे। ठीक है, और सही है ना? लेकिन बिजली का बिल क्या है? इस्तेमाल कर चुके बिल आया। अब ये ऐसी कॉस्ट है, एसी की कॉस्ट है और बिजली का बिल भी कॉस्ट है। एसी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिससे अभी फायदा हमने उठाना है अगले 5-6 साल, जबकि बिजली की कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो फायदा हम ऑलरेडी उठा चुके हैं और अब पेमेंट कर रहे हैं। तो बिजली का बिल फिर क्या कर दिया था हमने? एक्सपेंस। तो प्रीपेड क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस है ही नहीं, प्री पेमेंट है, यूं बोलना चाहिए वरना कंफ्यूज होता है बंदा। ठीक है, प्री पेमेंट क्या है? आपने कार्ड जाके खरीदा, ठीक है, जो प्रीपेड सार्फिन है, ठीक है, तो प्रीपेड सार्फिन जब कोई कार्ड खरीदते हैं तो वो कार्ड 500 का उनके हाथ में आ जाता है, तो क्या एक्सपेंस हो जाता है? स्क्रैच ना करें, वापस कर दें, और स्क्रैच करके लोड कर भी लें तो पूरा महीना लातादाद कॉल्स, SMS। अच्छा, तो प्री पेमेंट क्या है?
आपने एक पेमेंट की है, अभी उसका फायदा नहीं उठाया, तो वो है ऐसे, ठीक है। तो क्लोजिंग प्रीपेड की डेफिनेशन क्या बनी, जल्दी करें। आज कम पढ़ना है, आज माजरत, आज गड़बड़ बहुत होगी। नहीं, आज सचमुच में कम पढ़ना है, मैं तो रोज मजाक करता हूँ जी, टाइम ही कम बचा है। सीटें पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से सीटें खाली कराई हैं मैंने, वो भी शुक्र है। अब शुक्र तो खैर नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे उन बच्चों को जिन्होंने वीकेंड समझ के छुट्टी कर ली, लेकिन वो बच्चे छुट्टी पे थे तो अकोमोडेट हो गए। 40 बच्चे तकरीबन मैंने गिने थे उधर से कैमरे में, आप लोग सुन ही रहे थे, मैं बुला 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 के हाइब्रिड गर्ल्स, कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। अच्छा जी, क्लोजिंग प्रीपेड क्या है जी, बोले। कैश इज पेड इन 2023 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप या कंज्यूम्ड इन 2024। 24 लिखें, 24 जैसे मर्जी लिखें, मेरा मसला है जी। कैश इज पेड इन 2023 बट सर्विसेज विल बी कंज्यूम्ड इन 2024। जी बेटा, तो वो एक्सपेंस है ना, तो प्रीपेड क्या बनेगा, क्या इन 6 महीनों का प्रीपेड होगा फिर, वो तो एक्सपेंस है। प्रीपेड 6 महीने वो करेंगे, कैलकुलेशंस तो भी करनी है। अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ है क्या ये चीज़ें, पता है आपको, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से। हाँ जी, तो क्लोजिंग में प्रीपेड हो सकता है, तो ओपनिंग में नहीं हो सकता खर्चा प्रीपेड। ओपनिंग में कब कहते हैं नहीं हो सकता, ओपनिंग में भी हो सकता है भाई। पिछले साल के एंड पर कोई क्लोजिंग प्रीपेड था तो इस साल ओपनिंग में वो प्रीपेड ही बनेगा। तो ओपनिंग प्रीपेड कब आएगा, जब आपने पिछले साल में कोई पेमेंट कर दी थी और पिछले साल में उसका फायदा नहीं उठाया था, तो वो आपका इस साल की ओपनिंग डेट पर एक एसेट होगा जिससे आप इस साल फायदा उठाएंगे। तो चौथी डेफिनेशन बनी ओपनिंग प्रीपेड की, क्या होगा, आसान अल्फाज के अंदर। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आसान सलीस अल्फाज में आप लिख सकें। ये बोलें, कैश वॉज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2000। असल में ना आप खड़े यहां पे हैं, ये गौर किया आप लोगों ने, 2023 में खड़े, ठीक है। तो कैश वॉज पेड इन 2000, ये इंशाल्लाह आज अच्छे तरीके से करके आना, मंडे को फिर मजीद एक्सपेंस को पक्का करके फिर इनकम करवा देनी है मैंने। फिर हो सकता है बोरिंग कॉस्ट या गवर्नमेंट ग्रांट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन तीनों में से कोई एक स्टैंडर्ड शुरू करें। IAS 20, 23 और 40, ये तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, आगे लाइन में लगे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह इनमें से कोई एक फुड़क, अगर IAS 23 हुआ तो वो नहीं फुड़केगा, उसको 10 को दिन चाहिए होते हैं, 10-11 दिन जी। तो कैश वॉज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी कंज्यूम्ड इन 2023। कैश वॉज पेड इन 2022 बट सर्विसेज विल बी कंज्यूम्ड इन 2023, इस साल के स्टार्ट जी। 24 लिख लिया आपने, 24। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अगली बात जी बेटा, एक्रूवल्स देखिएगा क्यों कर रहे हैं, फिर दुआएं देंगे मुझे। फिलहाल आप कह रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, आज मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ बेटा। ये आगे IAS 23 के लिए मैंने यूज़ करना है, वहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बनता है, पेएबल भी बनता है, लोन भी है, करंट नॉन करंट अलग करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब हम जाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट में, मुझे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर मुझे करेक्शन ऑफ एरर के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडजस्टमेंट आ जाती है, फिर मुझे कैश फ्लो के टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ इसकी एडजस्टमेंट आती है, फिर NPO के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी इसकी एडजस्टमेंट आती है। हो सकता है कोई IAS 8 के अंदर भी, मेरे ख्याल में काफ़ी है, एक जगह भी नज़र आ जाए तो काफ़ी होता है। तो ये भी IAS 16 की तरह से हर जगह घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस जितनी जगहों पे घुस नहीं सकता, ये ज़रा कम, पर 5-6 टॉपिक्स में तो सर ले ही जाता है ये भी, ठीक है। एक आधी एडजस्टमेंट इसकी आती है, तो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा जी, जी हैं आखिरत के सवालों में, आखिरत के सवाल अल्लाह ने पेपर आउट किया हुआ है, तैयारी करें साहब जी। एक्सपेंस का लेजर है, इसको छोड़ें, इसके बारे में बताएं। ये एक्सपेंस का लेजर है, बचपन के अंदर वो शुरू में जो उस्तादों ने आपको इंट्रो के अंदर बताया था, एक्सपेंस का लेजर बनता है तो उसके अंदर कैश की पेमेंट हो तो क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस का लेजर डेबिट। इसका मतलब एक्सपेंस का अगर लेजर बन रहा हो तो उसमें कैश किस तरफ आता है, डेबिट साइड पर। तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समझो सब कुछ नहीं है। डस्टर कहाँ है? वो भी नहीं है। डस्टर किसने छिपाया? वह ये पड़ा। मैं कहा सब कुछ नहीं है तो डस्टर भी नहीं है, को आउट हुआ। कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पहले बैटिंग इन्होंने किस लिए दी है वैसे बाय द वे? सुने जी, मिसाल के तौर पे रेंट एक्सपेंस का लेजर है। इसी साल हमने ये बिल्डिंग किराए पे ली और हमने इस बिल्डिंग का किराया पे किया। इस साल हमने 3 महीने इस्तेमाल की, हर महीने का किराया 10 रुपये था तो 30 रुपये किराया दे दिया, तो किराया पे कर दिया। एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट, और उसके बाद बस पीरियड एंड हो गया। अब 2 तरीके होते हैं, कुछ इसाज़ा कराम यहाँ पर क्लोजिंग लिखते हैं 30, उसका मतलब ये होता है कि ट्रायल के अंदर ले जाओ इसको, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल भी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा आपको। 2 तरह के ट्रायल होते हैं यहाँ पर एक्रूअल के टॉपिक के अंदर, 2 तरह से ट्रायल मतलब हो सकता है, ठीक है ना, वो देखेंगे इंशाल्लाह। वो परसों, यानी कि मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, जब एक्रूअल समझ लेंगे तो फिर अगली बात एंड वाली समझ आएगी। अच्छा खैर, ये कहना चाह रहे होते हैं वो इसातिज़ा कराम कि है तो ये एक्सपेंस ही, ले जाओ लेजर में। अब ये लेजर से कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओहो सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मिसाल, मैंने मिसाल बनाई, एंड वालों मिसाल बनाई। रेंट एक्सपेंस का मैंने कहा लेजर है, वो एंड वालों को नज़र नहीं आ रहा था, कोना नीचे चला गया ना ज़रा जी, आपको नज़र आ रहा है ना, ये बस छोटी सी मिसाल है वहाँ पे जो बना रहे थे। मैंने कहा जी इस साल हमने ये बिल्डिंग किराए पे ली, 3 महीने किराए पर लिए रखी और किराया साथ साथ पे कर रहे हैं, तो इस साल में हमने 3 महीने का किराया 30 रुपये पे कर दिया। एंट्री बोलें रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद पीरियड एंड हुआ और क्लोजिंग बैलेंस निकला इस लेजर का। क्लोजिंग तो होता है ना एक्सपेंस के लेजर का, ओपनिंग नहीं होता वो। क्लोजिंग जाकर ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट भी फिर क्लोज हो जाता है, कैपिटल बन जाता है, और अगले साल प्रॉफिट लॉस फिर नए सिरे से शुरू हो रहा होता है। इंट्रो की बातें कर रहा हूं मैं सारी। खैर, तो ये भी एक तरीका है, इसातिज़ा कराम इस तरह से लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब मैं बता रहा था कि ये होता है कि आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एक डेबिट साइड पे नज़र आने वाली चीज़, यानी डेबिट बैलेंस रखने वाली चीज़ आ गई है, तो ट्रायल में ये जाता है रेंट एक्सपेंस, और फिर इस ट्रायल से ये P&L का आइटम है, तो P&L के अंदर जाकर वो नीचे से लेस कॉस्ट वसूल करते करते हम एक्सपेंसेस के अंदर, जहाँ पे हम यूँ, बचपन में आप यूँ लिखते थे ना, आप बड़े हो गए, आप ऐसी इनकम स्टेटमेंट नहीं होगी, लेकिन जब बनानी पड़ेगी तब देखेंगे। फिर लेस एक्सपेंसेस आप करते थे, सारे जान के एक्सपेंसेस इधर फेंके होते थे आपने, जिनमें से रेंट एक्सपेंस भी होता। तो इसीलिए अगले साल इसका कोई ओपनिंग नहीं होगा। यहाँ क्लोज होकर प्रॉफिट बना, प्रॉफिट निकल के चला गया कैपिटल में, कहानी खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स फॉर द ईयर होते हैं, अगले साल उनको ओपनिंग नहीं होता। कुछ इसातिज़ा ऐसे लिख देते थे, कुछ इसातिज़ा आपके ऐसे लिख देते होंगे, यहीं पे डायरेक्ट कैरी डाउन की बजाय डायरेक्ट क्या लिख देते थे? P&L। मतलब उनका भी यही होता था कि ये 30 कहाँ पे जाना है। अगर ट्रायल नहीं बना रहे तो डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं। ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि रेंट का एक्सपेंस यहाँ से, रेंट एक्सपेंस का लेजर यहाँ से क्रेडिट करो, खाली करो, और इस जो डेबिट कर दो, इसको क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं। दोनों ही सही हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी सारी लंबी बात के बाद आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर मैं कंसोलिडेटेड लेजर बना रहा हूँ एक्सपेंस का, जिसमें प्री पेमेंट भी आ रही है, पेबल भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो जो चीज़ रह गई है वो क्या है? एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, तो वो भी यहीं पर आनी है। वो किस तरफ आएगी? वो क्रेडिट साइड पर आएगी। ये ज़रा बताना मकसूद था, मतलूब था, ठीक है जी। कभी डेबिट साइड पे नहीं आ सकता ये एक्सपेंस, ठीक है। ये P&L में क्या जा रहा है? ठहरो, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्या जी? ये रेंट एक्सपेंस, ये P&L वाला, ये क्या निकाला मैंने? बैलेंसिंग मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो ये फिगर इस तरह से लिखी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेंस का लेजर हो तो उसमें एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, वो इस लेजर में हमेशा इस तरफ नजर आया करेगी, अगर ये कंसोलिडेटेड लेजर है तो, ठीक है ना। मैं इतनी देर सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ
कि इस तरह का लेजर अब पूरी FAR1 में हम हमेशा बनाएंगे जब कभी एक्रूवल आएगा, फिर हम किसी और अप्रोच पे नहीं चलेंगे। हालांकि वो भी सही है, बिल्कुल मैंने आपको अर्ज किया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रेंट एक्सपेंस जोन सा भी है उसकी फिगर इस लेजर में पड़ी होगी तो वो किस तरफ पड़ी होगी? क्रेडिट साइड पे पड़ी होगी। सवाल देखोगे तो पता लगेगा आपको कि ये मैं क्यों इस तरह से बात कर रहा हूं। सवाल के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस दे देगा तो कैश निकाल लोगे आप, ओपनिंग क्लोजिंग कैश दे देगा तो एक्सपेंस निकाल लोगे आप, ओपनिंग कैश एक्सपेंस दे देगा क्लोजिंग निकाल लोगे आप। यानी ये 4 चीजें होती हैं किसी भी लेजर के अंदर। पहले भी इस तरह की कुछ बात हुई थी मेरे ख्याल से कि फलां लेजर में 4 नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई बात हुई थी, किसी और क्लास में हुई होगी। चलें आपकी क्लास के अंदर मैं मिसाल के तौर पे क्या बताऊंगा आपको कि जी डेटर के लेजर के अंदर 4 नॉर्मल चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? ओपनिंग, सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग। अच्छा, क्रेडिटर के लेजर में 4 नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं? ओपनिंग, परचेजेज, कैश पेड टू क्रेडिटर और क्लोजिंग। ऐसे ही एक्सपेंस का जो ये लेजर है, ये कंसोलिडेटेड लेजरा, इस लेजरे के अंदर 4 नॉर्मल चीजें क्या होती हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस, ठीक है ना। तो चौथी चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास यहां पे? देखो इस लेजर के अंदर ये तीनों चीजें मैंने लेकर आनी थी। ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल भी, ये एक चीज है ना ओपनिंग। दूसरा, क्लोजिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, पेएबल, ये की चीज है ना क्लोजिंग। तो ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, कैश हो और एक्सपेंस हो, ये लेजर तब पूरा होता है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि एक्सपेंस की फिगर किस तरफ आती है? क्रेडिट साइड पर। लेकिन अगर ना भी समझो ना तो काम चलता है। वो कैसे? चीजें सारी पूरी हो गई, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, कैश आ गया, एक्सपेंस कैश के साथ तो आ ही नहीं सकता, हमेशा कैश के ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस होगा। इससे फायदा ये होगा हमें कि कल इनकम का लेजर जब परसों बनाएंगे तो उसके अंदर कैश ने से रुख बदल लेना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर भी फिर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है ना। और सही है। बहरहाल 4 चीजें हैं। आपने याद हमेशा क्या रखा करना है? कैश को, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज है जो आपको भूलेगी नहीं। बचपन में सबसे पहली एंट्री जो ये पढ़ते थे, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस होगा तो आप हमेशा कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। कैश जब लिखना है ना, कैश जब लिखना है, एक्सपेंस है, फौरन दिमाग के अंदर आप ये एंट्री बनाओगे। एक्सपेंस की पेमेंट हो तो एंट्री होती है एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट आ गया, यानी कि एक्सपेंस की डेबिट साइड पे ये कैश होगा। अगर कैश इधर है तो इनकम हमेशा ऑपोजिट साइड, ठीक है। ओ सॉरी, एक्सपेंस, ठीक है बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, गुजारा कर ले हैं थोड़ा सा, माजरत जी। तो दिमाग मेरा उधर चला गया था, मुझे लगा शायद होने लगी लड़ाई। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? पार्ट 2 आपको है आज? पार्ट 2 वाली बात करो, आप शुरू कर लो।